अपनी व्यथा देखिए इस गीत में कैसे व्यक्त कर रही हैं कि रउरा सोनावल के थारी हो रउरे सोनवा के थारी हमारे पतरिया का ख्याल करी रउरे महलिया तारी हो रउरे महलिया तारी हमारे झोपड़िया का ख्याल करी अरे कहवा जन्मल श्री राम त कहवा कन्हैया जन्मे हो ललना कहवानु हो ललना कहवा जन्म लगाड़े सी आंगनवा उठ सोहर हो। विंध्याचल को आज़ाद बनने का जो रास्ता मिला वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक किस तरह से होते हुए चला आगे? अगर इस विरह का जवाब होगा तो आप दीजिएगा, नहीं तो साथ आपका बजना नहीं चाहिए, चुपचाप ढोलक हारमोनियम बांध के वापस चले जाइए। आकाशवाणी में उन्होंने परिचय कराया कि ये गाते हैं और उनको जो है आप करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई ये लड़का गाएगा। अभी जो विरह की स्थिति है उससे क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विरह कहाँ पहुँचेगा? कि हमको तो नहीं लगता है कि विरह का कोई बहुत अधिक भविष्य है। विरह में एक भी कलाकार नए नहीं निकल रहे हैं। आपकी योजनाएं हैं वो विरह के भविष्य को बचाने के लिए, विरह के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ है? विरह का भविष्य उज्जवल हो इसके लिए मैं इसी सिकरगंज में पूर्वांचल भोजपुरी लोक कला महोत्सव का आयोजन करवाता हूँ। विरह गायकी का इतिहास और उसका क्षेत्र बनारस के रेडियस में 200-300 किलोमीटर के दायरे को तो उसने सहज ही वो किया, लेकिन भाषा का जब बदलाव आया उसमें ख़ास तौर से भोजपुरी और अवधी ये दोनों का क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र है। और हम देखते हैं कि पिछले 50 वर्ष का जो विरहा है उसमें एक से एक धुरंधर कलाकार हैं और उनका जो योगदान है, कलात्मक योगदान है, वो अपने सामाजिक एकता का जो उनका इतिहास है उसके लिए उन्होंने गाया। उन्होंने लोगों को एकजुट होने की जो एक ऊर्जा दी, उससे समाज का बड़ा जो है पॉजिटिव पोलराइजेशन हुआ। वो किसी तरीके के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ एक ऐसी सोच थी जो वंचित समाजों को अपने हक के लिए खड़ा करता था। और यहीं पर हम देखते हैं कि विरहा में अलग अलग जातियों और समुदायों के लोग शामिल होते रहे और उन्होंने अपनी गायकी से काफ़ी दूर दूर तक लोगों को मोहा। जब हम आजमगढ़ और गोरखपुर और मऊ और बलिया देवरिया के इलाके में, सुदूर महाराजगंज के इलाके में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे गायक हैं जो मुख्यधारा से भौगोलिक रूप से थोड़े दूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में जो जगह बनाई और दंगल गाने के लिए दूर दूर तक जिस तरीके से गए वो एक उल्लेखनीय घटना है। ऐसे ही गायकों में गोरखपुर के गायक विंध्याचल आज़ाद भी हैं जो पिछले 30 वर्ष से गाना गा रहे हैं। और विंध्याचल आज़ाद ने काफ़ी गाया है और अभी भी गा रहे हैं। अभी तो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उनके बाल थोड़े कम ज़रूर हो गए हैं, लेकिन वे अभी युवा हैं। बाल इसलिए भी गायब हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि आदमी जब अमीर होने लगता है तो बाल साथ छोड़ने लगते हैं। तो विंध्याचल भाई आज हमको पकड़ाए हैं सिकरीगंज गोरखपुर में और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। विंध्याचल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन सिकरीगंज और गोरखपुर की धरती पर। और आपको लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो अपनी लोक कला है और ये अपनी धरोहर है, आप इसको सजोने के लिए जो भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मैं
प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इस तारीफ के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि जिस सामाजिक परिवेश में आपका जन्म हुआ, जिस जगह पर आपका जन्म हुआ, जिस गांव में जन्म हुआ और जिस समय जन्म हुआ, उसकी थोड़ी तफसील जानना ज़रूरी है, ताकि ये जाना जाए कि विंध्याचल को आज़ाद बनने का जो रास्ता मिला वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक किस तरह से होते हुए चला आगे। देखिए, हमारी पैदाइश गांव में हुई, पालन पोषण भी मेरा गांव में हुआ, प्राथमिक शिक्षा भी गांव में ही, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जी मैंने गांव में ही लिया। और आप जहां बैठे हैं श्यामेश्वर डिग्री कॉलेज है, यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और पढ़ाई के समय से ही, विद्यार्थी जीवन में ही, मैं जब भी विद्यालय में प्रतियोगिता होती थी तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, फिर आगे जिले और मंडल स्तर पर, तो वहाँ से हम लोग प्रतियोगिता में जाते रहते थे। और वहाँ पे जो पुरस्कार मिलता था लोगों के द्वारा, तो मन इससे आगे की तरफ बढ़ता गया, मनोबल बढ़ा। और धीरे धीरे जब हम लोग कार्यक्रम करते थे तो लोग वाहवाही देते थे, तो और मनोबल बढ़ा। और फिर आगे हम लोग कार्यक्रम को बढ़ाते चले गए। तारीख जन्म की क्या है आपकी? तारीख हमारी 1/1/79 है, 1981। तो जो छात्र जीवन में आपको लगन लगी जी तो वो लगन तो स्वतःस्फूर्त थी जी जैसे आपने दूसरे को देखा और आपको लगा कि आप भी गा सकते हैं, जी जी लेकिन बाकायदा प्रशिक्षण के लिए किसी गुरु को सिरनी चढ़ाई जाती है, दी जाती है जी जी और कोई अखाड़ा चुना जाता है। जी। तो कौन गुरु है और कौन सा अखाड़ा आपका है? देखिए, शुरुआत में चूँकि हम आकाशवाणी से और रेडियो ये सुनते थे, रेडियो पे जाते थे तो गाना सुनते थे, और जो कलाकार हमारे क्षेत्र में आते थे, बड़े बड़े कलाकार, उनको मैं जा करके बैठ करके सुनता था, नीचे ज़मीन पर बैठ करके। जिनका वो कैसेट हुआ था उन कैसेट लगा करके तब प्रचलन चलता था जी। जिसको सुनते तो उनसे मैं सीखता था। बड़ा प्रयास किया कई लोगों से, तो फिर मुझे दिशा नहीं मिल पाई। तो फिर बाद में चल कर मैं एक बार हाई स्कूल में पढ़ रहा था, रेडियो पर एक गाना बजाता था चंद्रकिशोर पांडे जी का। तो मैं उनकी आवाज़ सुना, उनकी गायकी सुना, तो मैं उनका मुरीद हो गया। और मन में ही मैंने उनको अपना गुरु मान लिया कि इनसे अगर मेरी मुलाकात हो जाती तो हो सकता है मुझे दिशा मिल जाती। तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचा। गांव दुबारी मधुबन के पास, मऊ जिले में। और है तो वो ब्राह्मण और मैं धोबी जात का हूँ। गया, लेकिन मैं कहूँगा उन्होंने अपनी गिलास में पानी पिलाया, अपने साथ बैठा करके खिलाया, तो मुझे लगा कि वास्तव में ये गुरु लायक हैं। इनके मन में कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। इस मामले में पांडे जी बहुत पवित्र आदमी है। जी जी। और उन्होंने पांडे जी का सामाजिक दायरा भी मैं देखता हूँ कि वो जात पात से परे है, धर्म से भी परे है, और वो एक इंसानियत का संदेश देते हैं अपने व्यवहार से। जी जी जी। बहुत अच्छा। आगे क्या हुआ? तो उसके बाद मैं गया तो फिर उनसे गीत मांगा, उन्होंने मुझे गीत दिया। फिर वही राणा सिंह जो कवि जी थे, पहले वो बेचन राजभर जी का गीत लिखते थे जी। तो जब उनकी दुर्घटना में मौत हो गई, काफ़ी निराश हो गए वो, उन्होंने छोड़ दिया, कहा मैं किसी के लिए गीत नहीं लिखूंगा। बाद में चल करके चूँकि चंद्रकिशोर पांडे गुरु जी और राणा सिंह जी एक ही साथ पढ़े थे, तो वो जा करके उनको समझाया कि कवि जी हम एक ही साथ पढ़े हैं, बेचन जी नहीं है तो मैं तो हूँ, और आप निराश मत होइए, आप मेरे लिए गीत लिखिए। तो फिर उनके लिए गीत लिखने लगे। पहले गणेश अखाड़े में लिखते थे और फिर बाद में हम लोगों के लिए वो गीत रमन अखाड़े में आ गए। रमन अखाड़े में वो गीत लिखना प्रारंभ किया उन्होंने, और उनसे उन्होंने मुलाकात कराई और गीत में उनके ले करके गाने लगा। तो काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा। और राणा कवि जी के जाने के बाद गिरधारी लाल मौर्य जी मिले। हाँ, अभी वो भी चले गए, अभी बेचारे वो भी इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो ये है आपकी यात्रा की शुरुआत यहाँ हो गई। जी। तो अपनी पार्टी आपने बनाई फिर? जी। तो पार्टी में कौन कौन लोग थे, क्या क्या करते थे? हमारे साथ शुरू में पन्नेलाल यादव जी थे। वो पन्नेलाल यादव पहलवान का, बड़ी अच्छी शरीर थी उनकी। गोरखपुर वाले? नहीं, गोरखपुर नहीं, यहाँ से बस 5-6 किलोमीटर दूर है, दुगुनपुरा उनका एक गांव है। हाँ। वहीं के रहने वाले हैं। और
काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छी आवाज़, और संजोग से 2 साल हो गए उनको फालिज मार दिया है। तो उनका विशेष योगदान मेरे साथ रहा। जब कहीं भी कार्यक्रम होता था तो हम लोग इनोवा और तमाम गाड़ियाँ हो गई उससे हम लोग जाते हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से हो गई है। लेकिन पहले हम लोग साइकिल से जाते थे, तो कभी कभी 3-3 लोगों को उसी पर ढोलक वाला को भी बैठाते थे, हमको भी आगे बैठाते थे, और साइकिल चलाते हुए हम लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बड़ी मजबूत साइकिल की जरूरत रही होगी जी उनके जी लिए फिर तो। 30-30 किलोमीटर तक वो बैठा करके कार्यक्रम में हम लोगों को क्या बात है। वो ले जाते थे। आज अस्वस्थ है, मैं जाता हूँ बार बार उनसे मिलने के लिए। शिव साहेब पासवान जी उस समय ढोलक बजाते थे, वो आज है, लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया है। जी बीच में देखिए, कलाकार को जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी, उतने कार्यक्रम नहीं मिल पाएंगे, हाँ, तो कहाँ तो जाएगा इस वो। कला के पीछे कब तक वो भागेगा। जी बहुत जाहिर सी सही बात, आप कोई न बता- कोई रोजी रोटी अपना वो तलाश करेगा और इस कला से वो दूर हो जी जाएगा। जी। तो ऐसा कई लोग थे, तो धीरे धीरे अपना समय के हिसाब से, कुछ शारीरिक अस्वस्थता की वजह से। हारमोनियम वाला कौन आया आपके यहाँ? हारमोनियम वाले शुरू में तो बजाते थे, एक हीरा लाल करके थे, वो बजाते थे, और फिर बीच में रामदरस जी बजाना शुरू किए, फुलबदन जी आए, और अभी समय एक हृदय लाल जी है, युवा है, वो बजाते हैं। 4 साल 4 लोगों को आपने जो है अपनी टीम में अलग अलग समय पर उनकी सेवाएं ली। जी, सबसे अच्छा हारमोनियम आपके हिसाब से कौन बजाता था? समय के हिसाब से वो सभी अच्छा बजाते थे। हाँ जैसे आपकी लय को पकड़ लेना किसी के लिए जी, थोड़ा आसान रहा होगा, और जो भी साथ में रहता तो वो सबके लिए आसान थी। बस इतना है कि अब समय जैसे बदल रहा है, अभी समय कुछ नई तकनीकी आ गई है, कुछ नई चीज़ें भी राह में आ गई हैं, तो अब पुराने लोग हैं उनको अब दिक्कत होगी, बस यही। बाकी सभी अच्छा बजाते थे। और कोरस वाले? कोरस वाले में वो एक बताया मैंने पन्नेलाल यादव जी को, और एक मेवालाल जी हैं। अच्छा जी, ऐसे 2-3 लोग तो मेरे इस साथ तरीके कोरस से करते 5 लोगों की टीम आपकी पूरी होती है। हैं। जी तो पहली बार जब मैदान में आप उतरे जी। एकदम साफा बांध कर, तो कहाँ उतरे, किसके सामने? देखिए, विराह तो कई लोगों से गाए, जैसे शुरुआत में जो राम मोहन यादव जी थे बंगाल वाले, उनसे बंगाल भी- टाइगर। बंगाल टाइगर है, तो उनसे भी गाने का अवसर मिला। शुरुआत में अपने जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, कई लोगों से, एक राम शरण जी हैं, तो उनसे शुरुआत में हमारा विराह हुआ जब मैं वो बिल्कुल अभी जो सीख करके, मतलब ये कहीं की ऊंचाई पर वो था, तो उनसे एक बार विराह हुआ हमारा, गया बारात में। तो मैं चूँकि घराती की तरफ से बुक था, वो बाराती की तरफ से बुक थे। जब कार्यक्रम शुरू करने की बात आई तो बारात के लोगों ने कहा, भैया हम तो गायक अपना ले आए हैं, आप लोग उनका टेंट बाहर वो टेंट के बाहर लगवा लीजिए मंच। अच्छा, आपके लिए कहा? हमारे लिए कहा उन्होंने। अच्छा। फिर घराती गए तो उन्होंने बातचीत करके लगवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मंच तो लगने दूंगा टेंट में अपने, लेकिन साउंड नहीं दूंगा। तो अरे! साउंड क्या, पहले वो चलता था, जान रहे हैं, वो खपरी, हाँ, हाँ। इस तरह का गोल सा रहता था, एक ही में सबका, सबकी आवाज़ आती थी। तो उन्होंने कहा पहले ये मैं नहीं दूंगा, इसकी व्यवस्था करवा लीजिए आप। तो फिर गांव में एक आदमी के पास था, मंगवाया गया, और वो जो गायक थे वो खड़ा होते होते तो उन्होंने गाया कि जो मैं विरहा गाने जा रहा हूँ, अगर इस विरहा का जवाब होगा तो आप दीजिएगा, नहीं तो साज आपका बजना नहीं चाहिए, चुपचाप ढोलक हारमोनियम बांध के वापस चले जाइए। कड़ी चुनौती दिया उन्होंने। कौन सा गाना गाया? उन्होंने गाया वो भीष्म पितामह जी की 5 गलती। भीष्म पितामह जी की 5 गलती उन्होंने गाया था। कौन कौन सी गलती बताई? भीष्म पितामह जी की गलती उन्होंने गिनाया अपने हिसाब से, था कई चीज़ें थी उसमें। तो उन्होंने भीष्म पितामह जी की गलती कि वो गलती का परिणाम था जो वो सरसैया पर पड़े हुए थे। आपने क्या जवाब दिया? तो फिर मैंने उनको जो है सीधे उस गाने को पढ़ दिया। हमने कहा भैया ये बताइए, इन्होंने कहा कि हारमोनियम ढोलक बजना नहीं चाहिए, अगर जवाब ना हो तो आप बताएं कि आप ऐसे गायक को लाए हैं। महाभारत का मतलब अशुभ कहा जाता है महाभारत को, पहले कि शुभ काम में महाभारत नहीं गाया जाता। तो आज यहाँ द्विरागमन तब गमना होता था, हम क्या द्विरागमन के अवसर पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो पहले कोई श्लोक, कोई शुभ चीज़, रामायण या जगह से आपको कोई चीज़ शुभ चीज़ शुरू करनी चाहिए थी। तो आप बताइए, तो भैया मैं भी वही शुरू करूँ, अशुभ मैं भी गा दूँ,
या तो कहिए तो दूसरी इसे गा कर तब फिर मैं शुरू करूं। जनता से आपने राय मांगी, जनता से राय मांगा तो उन्होंने कहा नहीं भैया इन्होंने गलती कर दी, आप ऐसा गलती मत करिए। बाजी पलट गई। बाजी पलट गई और आप अपने हिसाब से पहले कोई सी चीज़ गा के तब उसका जवाब दीजिए। तो फिर मैंने गा करके वो जहाँ तक उन्होंने छोड़ा था फिर उसके आगे मैंने शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी 5 गलतियों का जवाब जो आप बिरहे में दूसरा बिरहा गाए तो उनके उसको गाया आपने। जी जी पहले आपने मौके की नजाकत के हिसाब से गा दिया, जी जी तो दूसर का जो जवाब का बिरहा था हाँ वो क्या था, मैं जवाब जानना चाहता जी जी। दूसरा जवाब का बिरहा वो जहाँ पर छोड़े हुए थे अच्छा। तो फिर मैंने वहीं से शुरू किया। वो महाभारत उस समय से जब इधर महाभारत समाप्त हो रहा है, हूँ। महाभारत समाप्त हो रहा है और उसके बाद बलराम जी को सूचना मिलती, वो आते हैं, उसका फिर वो वहीं से मैं जी जी। हाँ, वहीं से मैंने ये है कि मुकाबले में एक बिरहिया ये बताना चाहता था कि भाई हम यहाँ से कथा को ले आते हैं, जी अब आपके बूते का हो तो इसके आगे कथा बताइए। बताइए जी। मैंने ऐसा कोई पहेली नहीं थी, बल्कि जी, जी। वो एक तरह से ज्ञान का अपना मामला था। जी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को कहते हैं। बहरहाल तो आपने वहाँ अपना सम्मान भी बचाया और पगड़ी भी पाई, जी। तो ये सिलसिला फिर कैसे आगे बढ़ा? अब फिर ऐसे ही धीरे धीरे गाते हुए फिर मैं रेडियो में, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप अच्छा गाते हैं, चलिए हमारे एक मित्र हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ, आपको आकाशवाणी में करवा दूँ। तो वो मुझे लिवा गए आकाशवाणी में, उन्होंने परिचय कराया कि ये गाते हैं और इनको जो है आप करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई ये लड़का गाएगा, ये क्या गाएगा, ये तो गवाओ तो हम फार्म दे देंगे। तो फिर उन्होंने जो है उसका भाई कोई गीत सुनाइए, तो उन्होंने कहा सर आप जैसी गीत कहें वैसा मैं सुना दूँ। तो फिर उन्होंने कहा अपने मरीज को सुनाइए। तो फिर मैंने देशभक्ति गीत सुनाया और कुछ फरमाइश उन्होंने किया, उसको मैंने सुनाया। फिर उसके बाद रेडियो मैंने ऑडिशन दिया और 1996 से मैं रेडियो में गा रहा हूँ। उसका फिर 3 साल बाद बिहाई आर्टिस्ट में रेडियो का हो गया। फिर आगे चल करके सूचना जनसंपर्क विभाग और वर्तमान में संस्कृति विभाग और भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अच्छा। मैं कार्यक्रम करता हूँ और ये मंचों का कार्यक्रम। मैं इस आजीविका संबंधी जो एक बिरहा गायक की अपनी यात्रा होती है वो तो महत्वपूर्ण होती है, ज़रूरी भी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होती है ताकि बचा रहे। जी अगर पेट में अन्न रहेगा तब चीज़ें बेहतर ढंग से हो सकती हैं, चिंतन भी तब होगा, मस्तिष्क चिंतन तभी करेगा ना। तभी करेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे जातीय गीत होते हैं जी जो माताएं बहनें गाती हैं। जी माताएं बहनें इसलिए कि उनका दायरा सब जगह एक समान है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में वो फैली हुई हैं। जहाँ मनुष्य है वहाँ माता बहनें हैं। जी जी। आपने उनसे क्या सीखा, माताओं बहनों से? माता बहनों से मैंने जो तमाम संस्कार की गीतें हैं, जब भी मैं जाता तो बड़े ध्यान से उनकी गीतों को सुनता हूँ। इस रीजन के कुछ 2-3 गीत आप हमको सुनाइए। जी जैसे विवाह का हो गया, जी सोहर एक ठो हो गया और एक ठो जत्सार हो गया। हाँ। ये सब 3-4 चीजें सुनाइए हमको। जी जी। चलिए विवाह गीत से हम शुरू करते हैं। जब बारात इधर भोजन करने के लिए बैठती है तो माता बहनें गीत गाती हैं। उस समय अपनी व्यथा देखिए इस गीत में कैसे व्यक्त कर रही हैं कि रउरा सोनावल के थारी हो, रउरे सोनवा के थारी, हमारे पतरिया का ख्याल करी, रउरे महलिया तारी हो, रउरे महलिया तारी, हमारे झोपड़िया का ख्याल करी। आगे गा रही हैं कि रउरे रउरे सोनावल के वखरी, मजाक भी कर रही हैं यहाँ तक कि रउरे सोनावल के वखरी,
हमारे मुसरवा का ख्याल करी। तो ये जो है, अब उनके गीत में अपनी व्यथा भी बता रही हैं और इसी के साथ व्यथा के साथ साथ जो मजाक है वो मजाक भी कर रही हैं, उनको गाली भी दे रही हैं। जी जी। फिर आगे औरतें जो है वो गीत गाती हैं, कुछ पढ़ी लिखी महिला वो गाती हैं कि खत आई गए शहरी बनारस से हो, खत आई गए, खत लिख कि नहीं लिखे आवे कि नहीं। आगे तो आप लोग जानते हैं कैसे हाँ हाँ, माँ वो जी तो नाम तो लेके ये जो है हाँ नाम लेकर वो के गाती हैं। ये माता बहनें वो गाती हैं। जैसे तलवा में चक्का उसे बभना उ चक्का काले भंवरा रे। जी बहरहाल अब दूसरा सुनाइए। अरे कहवा जलमल श्री राम त कहवा कन्हैया जन्म हो, ललना कहवानु हो, ललना कहवा जन्म गणेशी अंगनवा उठ सोहर हो, ललना कहवा जन्म गणेशी अंगनवा उठ सोहर हो, कि अयोध्या जन्मल श्री राम त मथुरा कन्हैया जन्म हो, ललना ललना कैलाश में हो, लैला ललना कैलाश जन्मल गणेशी अंगनवा उठ सोहर हो। धोबियो गीत में गाते हैं मोरे पीछवा रवा जमीरिया का पेड़ावा, मोरे पीछवा रवा जमीरिया का पेड़ावा, ताही पर बैठी ना हो, ताही पर बैठी ना, कोयलर बोले भीलू सरवा, ताही पर बैठी ना, कोयलर का बोले सुने सासु जागी गईली, सासु जागे गईली रामा सासु जागे गईली, उठाए बहुवरना कर घर बारात नवा, उठाए बहुवरना। अब वो जवाब दे रही है कि कैसे क्या करे सासु घर बारात नवा, हई बेटुआ राउरना सूते दाब के आचरवा, बेटुआ राउरना। अब सास देखिए गीत में कैसे समझा रही है उसको, इसका भी निदान बता रही है कि तू तबाटू बहुवर नानवा का छिलरी, अरे बटोरी हो सुतला अपन साझावे आचरवा, बटोरी हो सुतना। एक गीत में एक संदेश। जी अभी जो विरह की स्थिति है उससे क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विरह कहाँ पहुंचेगा, उसका दायित्व तो सामाजिक भूमिका क्या रह गई है? अब देखिए हमको तो नहीं लगता है कि विरह का कोई बहुत अधिक भविष्य है, इस नाते कि विरह में एक भी कलाकार नए नहीं निकल रहे हैं, कोई नया ढोलक वादक नहीं निकल रहा है, कोई नया हारमोनियम वादक नहीं निकल रहा है, कोई कोरस करने वाला नहीं नया निकल रहा है, गायक तो नए नए कुछ निकल रहे हैं, लेकिन जब कोई हारमोनियम वादक नहीं निकल रहा है, कोई कोरस वाला और ये लोग नहीं निकल रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करें कि ये आगे चल करके ये जीवित रहेगा। सुनने वालों की भी प्रवृत्ति बदल रही है, सुनने वालों की भी प्रवृत्ति बदल गई है। अब देखिए यूट्यूब चैनल उस पर जो आ रहा है, पहले 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का लोग सुनते थे, लोकगीत हम लोग गाते थे तो 5 अंतरा रहता था, उसमें रेडियो पर गाते थे तो 4 से 5 अंतरा रहता था। अब क्या है कि 1 से 2 अंतरा ही चाहिए यूट्यूब पर। अब लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो 10-5 मिनट भी सुन सके। अब उसमें रील बनाने लग रहे हैं लोग, वो 10-5 सेकेंड का केवल उनको चाहिए, मतलब तत्काल मनोरंजन चाहिए उनको, ऐसा चाहिए। अब विरह में ऐसा संभव नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि विरह का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो फिर अब जो आपकी योजनाएं हैं वो विरह के भविष्य को बचाने के लिए, विरह के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ हैं? जी, विरह का भविष्य उज्जवल हो इसके लिए मैं इसी सिकरगंज में पूर्वांचल भोजपुरी लोक कला महोत्सव का आयोजन करवाता हूँ। अच्छा। जिसमें स्वर्गीय परशुराम यादव जी भी आ चुके हैं जी। चंद्रकिशोर पांडे गुरु जी तो लगभग हर साल वो आते हैं, हर कार्यक्रम में हमारे आते हैं। और विरह के जैसे मीनाक्षी राज जी समय अच्छा गा रही हैं,
सरोज सरगम जी हैं, तो ये सब लगभग गुंजा यादव हैं, तो लगभग सभी गायिका और गायक सबको मैं प्रयास करता हूँ कि लोग आवें। और जो अपनी लोक परंपरा लोक कला है, जैसे फरुआई लोक नृत्य हो गया, आल्हा हो गया, नौवा झांकर बोलते हैं। ये क्या है नौवा? नौवा झांकर जैसे आपने वो देखा कि सब में जातिगत नृत्य अच्छा, और वो अच्छा, लोक कला होती है। ओके। तो जैसे फरुआई तो मुख्य रूप से यादव बिरादरी में ये फरुआई लोक नृत्य होता था, और बिरहा ये दोनों यादव बिरादरी की है। कहार लोगों में कहरुआ होता था, धोबी लोगों में धोबियुआ और नाच होता था, चमार लोगों में चमरुआ इंद्रसरी जिसको बोलते हैं वो होता है। तो नाऊ लोगों में नौवा झाकर होता है। अच्छा। तो इस तरह की जो लोक विधाएं अपनी हैं उनको संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए मैं आयोजन करवाता हूँ। और अश्लीलता पर तो हमारा पूरा वो है कि उसमें अश्लील गीत तो कोई नहीं गाएगा। दो चीजें इस समय बहुत सिर चढ़ के बोल रही हैं, अश्लीलता और धार्मिकता। जी, दोनों, जो जितना धार्मिक है उतना ही अश्लील होता जा रहा है। और इसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि मानव मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, संबंध और जीवन का व्यवहार हर जगह तय है मानकों के हिसाब से, उसको बहुत विद्रूप बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन दोनों चीज़ें सिर चढ़ के बोल रही हैं। ऐसे में जो क्लासिक बिरहा है वो कहाँ जाएगा? देखिए क्लासिक बिरहा के यहाँ श्रोता नहीं है। अच्छा। क्लासिक बिरहा के श्रोता अभी जब हम लोग शहरों में जाते हैं कहीं कहीं गाने के लिए, यूनिवर्सिटी वगैरह में सेमिनार वगैरह जब होते हैं तो वहाँ उसके श्रोता हैं और वहाँ सुनते हैं बैठ करके। एक बार मैं गया अशोक कुमार साहब कुलपति थे गोरखपुर में, तो जिसमें सेमिनार था वो तकनीकी अवधारणा व समस्याएं ये विषय था। 3 दिन तक सेमिनार चला और पहलवान जी भी थे, सोमनाथ यादव जी हमारे साथ। समापन में मुझको गाने के लिए कहा गया, तो हमने सोचा कि हम यहाँ क्या गाएं, जहाँ सभी कोट पैंट और टाई लगा के लोग बैठे हुए हैं, हम लोग धोती कुर्ता पैजामा पहन के, केवल इतने ही लोग थे जो बिना कोट पैंट टाई के थे। तो हमें लगा कि अब यहाँ हम गाएं क्या। तो फिर मैंने वहाँ गाया, चूँकि वो तकनीकी अवधारणा का उन्होंने विषय रखा था, तो मैंने गाया कि तकनीकी आज से जब 15-20 साल पहले अल्ट्रासाउंड नहीं था, एक्सरे नहीं था, तो हम पेट में बेटी पल रही है कि बेटा पल रहा है ये जान नहीं पाते थे। और जान नहीं पाते थे तो जो भी मिलता था उसको हम स्वीकार करते थे। लेकिन अब जो तकनीकी का प्रभाव पड़ा है ये इस पर भी पड़ा, भ्रूण हत्या पर, कि आसानी से आदमी जान रहा कि बेटी पल रही तो उसको दुनिया में आने ही मत दो। सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसको बेटी को दुनिया में आने ही मत दो, वही ख़त्म कर दो। तो फिर मैंने जो है कहा कि इसी तरह का एक प्रकरण था, एक दंपति है, इसे पता चला कि पेट में बच्ची है तो उसने एबार्शन करवा दिया। लेकिन आत्मा तो कहते हैं कि अजर और अमर है। रात में जब माँ सो जाती है तो उसको स्वप्न में वो जीवात्मा है वो उससे कह रही है। तो इसको मैंने गीत में, मैंने फैंटेसी में, जी जी, तो मैंने उसमें गाया था कि रोवताड़ी धिया पल भगिया निहार के, रोवताड़ी धिया पल भगिया निहार के, का पवलु ये माई कोखिया में मार के, का पवलु ये माई कोखिए में मार के, उहर हली माई जवल तोह के जन्मवली, लक्ष्मी हो कही के अपनी छाती से लगवली, तब बेटी काहे होई गईली बोझा कपार के, का पवलु ये माई कोखिए में मार के। तो मैंने इस गीत से शुरू किया और काफ़ी प्रोत्साहन मिला जी। और फिर मैंने ककहरा गीत कवि जी ने लिखा था, हमने कहा कि ये मैं गाऊंगा और मुझे लगता है कि लोगों के समझ में आएगा। राणा कवि जी लिखे थे उस गीत को, तिरंगा गीत, उसका शीर्षक था झंडा।
तिरंगे झंडे के ऊपर उन्होंने लिखा था, जिसमें हर लाइन में झंडा शब्द आएगा। तो पहले लाइन उन्होंने लिखा था कि तिरंगा भारत की मर्यादा का फरमान है झंडा। फिर ककहरा से क्रांति कलेवर कुर्बानी कर ढाल हुआ ये झंडा है। देखिए कितने अलंकार, रस, छंद, व्याकरण का इसमें प्रयोग किया गया है। ख खूनी खतरों के खेलों से लाल हुआ ये झंडा है। ग गौरव हिमगिर की चोटी का भाल हुआ ये झंडा है। घेर घुमड़ी बैरी के सिर का काल हुआ ये झंडा है। आ ओ, तो इस गीत को मैंने गाया, तो इस गीत के श्रोता जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझ सकते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। देखिए शिक्षा तो बड़ी है, आज लोग डिग्री भले ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान का विकास मुझे लगता है कि नहीं हुआ है। पहले के समय में लोग बिरहा गाते, हम लोग सुनते थे, छोटे छोटे थे, लोग कहते खड़ा बिरहा, एक बार शुरू करते थे तो बीच में समझाते थे, जैसे हम लोग समझाते हैं, वो लोग एक बार शुरू करते थे और सीधे गाते चले जाते थे। श्रोता अनपढ़ थे, लेकिन वो कहीं टोकते नहीं तो पूरा गीत उनका समझ लेते थे। अरे बहुत से लोगों को याद रहता था और इतना क्लिष्ट लिखते थे वो कवि पहले के, कि हम लोग तो आज की पीढ़ी उसको याद नहीं कर पाएगी, इतना क्लिष्ट लिखते थे। तो इतना क्लिष्ट भी रहा और बिल्कुल अनपढ़ लोग आसानी से समझ जाते थे, और आज पढ़ा लिखा समाज हो गया है। लेकिन आज हमें समझाने के बाद भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। गीत भी हमारी इसी तरह की है। एक आखिरी सवाल यह है कि बिरहा वास्तव में कई तरह के हालात से गुजर रहा है जी, लेकिन उसकी लोकप्रियता बनी हुई है जी, और उसकी लोकप्रियता का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जी, प्रायोजित तरीके से बिरहे का उपयोग कर रहे हैं और अपने एजेंडे के हिसाब से उनका उपयोग कर रहे हैं। जी, ये जी। कितना सही है? देखिए ये सही तो नहीं है। पहले का समय था जब कलाकार, जब कोई नेता, बड़ा नेता आता था या छोटा नेता हो, तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोग कलाकार को बुलाते थे, और यही कलाकार सारी पार्टियों के कार्यक्रम में जाते थे, सभी नेता का प्रचार करते थे। वो जाते थे, भीड़ जुटाते थे, उनका प्रचार करते थे, लेकिन कहीं किसी को ऐसी चीजें नहीं बोलते थे कि किसी को अप्रिय लगे। अब क्या है, अब तो सभी कलाकार भी पार्टियों में बंट गए। अब हर पार्टी के तो फलाना गायक, अरे तो ये फला पार्टी के हैं, फलाना गायक फला पार्टी के हैं। तो ये तो बिल्कुल अच्छी, देखिए कलाकार पूरे समाज का है, सभी जातियों का है, सभी वर्गों का है, उसका वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा। विंध्याचल आज़ाद जी से बातचीत करके हमने इधर बीच बिरहे में पनप रही प्रवृत्तियों और उसके भविष्य और उसके इस्तेमाल और उसकी लोकप्रियता इत्यादि के बारे में जाना, उनके जीवन संघर्ष के बारे में जाना, उनसे गीत सुना। उन्होंने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिरहा के कलाकारों का आपने इतना सम्मान किया कि आप बनारस से चल करके और पूरे देश में जहाँ भी बिरहा के कलाकार हैं, आप वहाँ जा करके उनकी जो स्थितियाँ हैं, चाहे आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक जो भी है, आप उसका संकलन कर रहे हैं और समाज के सामने उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।